स्वागत है आप सभी लोगों का। हेल्थ पॉलिसी हमने कवर कर ली। अब बारी है हेल्थ कार्यक्रमों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेल्थ के पार्ट सेकंड में यहाँ से, और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को तवज्जो दी जा रही है, इनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरकार द्वारा आयोजित जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनकी हम करते हैं चर्चा। तो जैसे ही हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सामने कुछ इस तरह से चीजें दिख रही होंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले कार्यक्रम की हम बात करें, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत साल 1952 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। देश की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, तो देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल करने या लगाम लगाने के लिए साल 1952 में इस कार्यक्रम को संचालित किया गया था। और दुनिया के नक्शे पर, यह पूरे ग्लोब में यह पहला ऐसा कार्यक्रम था, याद रखिएगा, जो इतने बड़े पैमाने पर किसी देश ने पहली बार संचालित किया। और अगर मैं ये बोलूं कि इससे पहले किसी भी देश ने पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचा भी नहीं था, तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब इंडिया पहला देश बना जिसने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है उसकी स्थापना करी थी। अब चलते हैं दूसरे में, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं, लेकिन आप यहाँ ये देख लीजिए कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। साल 1953 में। मलेरिया को जड़ से समाप्त करने के लिए भी सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया 5 साल बाद, 1958 में। पहले हम कंट्रोल करेंगे, तभी तो हम जड़ से समाप्त करेंगे। और जड़ से समाप्त को कहते हैं उन्मूलन, इरेडिकेशन। ये आप याद रखना है कि मलेरिया नियंत्रण कब होगा, 53 में। मलेरिया उन्मूलन कब होगा, 58 में। इसी तरह से कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रोसी कहते हैं, कोढ़ कहते हैं, सफेद दाग जो हो जाता है, इस रोग को समाप्त करने के लिए, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर हैंसन ने सबसे पहले इस रोग की विभीषिका को जाना था। इसलिए कुष्ठ रोग को हैंसन डिसीज भी कहते हैं। तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए या कुष्ठ रोग पर लगाम लगाने के लिए, समाप्त नहीं, कुष्ठ रोग पर लगाम लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1955 में। लेकिन 1955 के बाद थोड़ी सा समय ज्यादा लग गया हमको। 62 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, 71 में भी युद्ध हुआ। तो इस तरह से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन अधिनियम आता है 1983 में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन अधिनियम 1983 में जो आता है इसके बारे में। मतलब कुष्ठ रोग को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए 1983 में अधिनियम लाया गया, कार्यक्रम लाया गया। याद रखिएगा, कई जगह अगर कार्यक्रम न लिखकर अधिनियम लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वही चीज है। इसी कार्यक्रम के दौरान, इसी अधिनियम के दौरान एमडीटी थेरेपी शुरुआत होती है। अब ये क्या होती है एमडीटी थेरेपी? बिल्कुल टीबी में जैसे डॉट्स थेरेपी चलती है, वैसे ही एमडीटी थेरेपी होती है लेप्रोसी में या कोढ़ में। मैं बताता हूं आगे। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण, मतलब टीबी को कंट्रोल करने के लिए 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रयास किए। अब जो आप ये फैक्ट पढ़ रहे हैं ये वन लाइनर है, आपको प्रीलिम्स में ये याद रखना है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि टीबी को समाप्त करने के लिए सबसे पहले कब कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए 1992 में कार्यक्रम शुरू किया गया था डब्ल्यूएचओ के सहयोग से। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत किसने करी थी? सन 1975 में इंदिरा गांधी जी के दिशा निर्देशन में इस योजना को या इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और साल 1975 में शुरू होने वाला ये प्रोग्राम, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क भोजन और बेहतर स्वास्थ्य देने की जो बात कही गई थी, ये अपने आप में बड़ी अव्वल है, अपने आप में काफी ज्यादा घनी है। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम जो है, एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1978 में। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम, बच्चों आपको याद रखना है, ये वो कार्यक्रम है जिसमें सबसे पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने टीकाकरण को आधिकारिक रूप से टीकाकरण नीति आने के बाद उद्घोषित किया था। मतलब 1978 से पहले जितने भी टीकाकरण के कार्यक्रम हिंदुस्तान में चले थे, उनके लिए कोई टीकाकरण नीति नहीं बनी थी।
पहली बार टीकाकरण नीति बनती है साल 1975 में, और साल 1975 में टीकाकरण नीति बनने के बाद ये पहला जो कार्यक्रम है जिसको विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम कहते हैं, जो 1978 में शुरू हुआ था, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 7 सालों तक इसने अच्छे से काम किया, लेकिन कुछ कारण से ये पिछड़ गया, कुछ कारण से ये टीकाकरण नहीं कर पाया। तो नए सिरे से विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करके बनाया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है ये 1985 में इसलिए शुरू किया गया क्योंकि विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम कुछ खास नहीं कर पाया था। अब यदि कोई आपसे पूछता है, क्या पूछता है, मिशन इंद्रधनुष क्यों लाया गया, तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम या सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है ये असफल हो गया, क्योंकि साल 1985 में ये लक्ष्य लेके चला कि 90% तक वैक्सीनेट कर देंगे इंडिया को, लेकिन 2014 से ठीक पहले 2013 में जब समीक्षा की गई तो पाया गया कि सिर्फ 65% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं। कहने का सीधा सा मतलब है सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है ये अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, इसी वजह से मिशन इंद्रधनुष को आना पड़ा। तो इस तरह के जो ये फैक्ट होते हैं ये आपको याद रखने पड़ते हैं, ये बहुत काम के हैं। अब जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं इनमें से कुछ को हम बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे, लेकिन कुछ के बारे में सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए लिखा होगा प्रसव पूर्व जांच अधिनियम। ये प्रसव पूर्व जांच अधिनियम क्या होता है? जैसे आपने उल्ब वेधन एक तकनीक सुनी होगी, एमनियोसेंटेंसिस विधि सुनी होगी, गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग निर्धारण के लिए ये तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। हिंदुस्तान में ये टेक्नोलॉजी बैन है, ये तकनीक बैन है 1994 से। क्यों? क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि गर्भ में पलने वाली लड़की है या बच्ची है तो निश्चित रूप में बड़ी निर्ममता से उसकी क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। तो जिस वजह से लड़कियों का नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा था। लड़कियों के नंबर को तेजी से बढ़ाने के लिए, और नेचर ने जब भेदभाव नहीं किया है लड़का और लड़की में, तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? इसी को संज्ञान में लेते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने दरअसल में पेरेंटल स्क्रीनिंग एक्ट लाया था 1994 में। थोड़ी वर्ड छोटे दिख रहे होंगे तो मैं बोलता चल रहा हूं, तो आप ध्यान से समझते चलिएगा। इसके बाद जो अगला आप देख रहे हैं, एड्स का पहला मामला हिंदुस्तान में आता है सन 1986 में। ध्यान से समझिएगा, 1986 में जब एड्स का पहला मामला आया, तमिलनाडु में चेन्नई में 7 महिलाएं संक्रमित पाई गई, है ना। 7 महिलाएं जब एड्स से संक्रमित पाई गई तमिलनाडु में चेन्नई में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को थोड़ा सीरियसली ले लिया। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, बड़ी तेजी से 7 समंदर पार से आ रही है। 1981 में एड्स का पहला मामला यूएसए के कैलिफोर्निया में देखा गया था, और सोचिए यूएसए से एड्स जो है वो बड़े आराम से मात्र 5 सालों में इंडिया दस्तक दे आया। मतलब ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, और WHO इस संदर्भ में दुनिया के सभी देशों को जानकारी भी दे रहा था। तो इसलिए जब 1986 में इंडिया में एड्स का मामला सुनने को मिला, तो बिल्कुल भी देर नहीं की इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण अधिनियम ले आया, या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू होता है हिंदुस्तान में? साल 1987 पे। याद रहेगा ये चीज। पल्स पोलियो की शुरुआत कब हुई है? पल्स पोलियो कैंपेन की शुरुआत इंडिया में साल 1985 में। 1985 में नहीं, 1995 में, और वो भी WHO के सहयोग से। और WHO ने नाम दिया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम या वैश्विक पोलियो निवारण कार्यक्रम। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पल्स पोलियो कार्यक्रम हिंदुस्तान में शुरुआत कब होता है? 1995 से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आती है? तो ये तो आपको पता है, सन 2000 में आती है। इसके बारे में आप MP में भी पढ़ते होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसको हम NHM कहते हैं, मैंने बताया था आपको 12 अप्रैल 2005 को आया था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, ये नाम है, काम तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण के लिए करता था। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भी 12 अप्रैल 2005 से ही मानी जाती है।
लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति कब से मानी जाती है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देखिएगा, एनएचएम कार्यक्रम की जब से शुरुआत होती है तभी से आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति भी मानी जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो याद रखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं जननी सुरक्षा योजना की तरफ। तो जो जननी सुरक्षा योजना होती है, ये भी उसी डेट से शुरू मानी जाती है जिस डेट से आशा की नियुक्ति हुई और जिस डेट से एनएचएम कार्यक्रम शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जब शुरू होता है 12 अप्रैल 2005, इसी डेट से आशा की नियुक्ति मानी जाती है। मान्यता प्राप्त एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की अपॉइंटमेंट और नियुक्ति सेम डेट को मानी जाएगी। और इसी डेट से जेएसवाई योजना की शुरुआत हुई। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों में जाके, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे एससीएससी हो, चाहे वो सीएचसी हो, है ना, जाकर क्या कर सकती हैं, बच्चे का प्रसव करा सकती हैं। साथ में यदि गरीबी रेखा से नीचे आ रही हैं तो इस योजना के तहत, जिसको जीएसवाई योजना कहते हैं, उनको कुछ पैसा दिया जाएगा। मतलब मातृत्व केयर को समर्पित ये योजना जो थी, ये भी उसी डेट से ही शुरू मानी जाती है जिस डेट से एनएचएम और आशा की नियुक्ति होती है। जननी एक्सप्रेस योजना की शुरुआत होती है मई के महीने में, वो भी 26 तारीख को, और 2006 से। मैंने आपको बताया था गर्भवती महिलाएं जो हैं ये कहाँ जाती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन कई बार लेबर पेन इतना ज्यादा उठता है कि बीच में ही बच्चे का बर्थ कराना पड़ता है, क्योंकि लाने में यदि दूर है हॉस्पिटल और व्हीकल अवेलेबल नहीं हो पाया तो बच्चे का बीच में ही बर्थ हो जाएगा। बस इसी वजह से जननी एक्सप्रेस योजना को सन 2006 में लाया गया था। अब यदि कोई आपसे पूछे कि संजीवनी 108 कब आई थी, तो याद रखिएगा, संजीवनी 108 इसलिए आई थी ताकि सड़क पे जो एक्सीडेंट के केसेस तेजी से बढ़ रहे थे उनको हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने के लिए संजीवनी 108 को 2009 से शुरू किया गया था। तो इस तरह से ये कुछ कार्यक्रम हैं, ये कुछ अधिनियम हैं। वर्तमान समय में 100 से ज्यादा कार्यक्रम हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन क्या 100 के 100 हमको पढ़ने हैं? जैसे मैंने यहाँ कुछ सिलेक्टेड लिखे। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूज़पेपर से आएगा। न्यूज़पेपर में जो कार्यक्रम तेजी से ग्रोथ कर रहा होगा, न्यूज़पेपर में जिस कार्यक्रम के बारे में तेजी से बात की जा रही होगी, उसी कार्यक्रम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। निश्चित रूप में न्यूज़पेपर में जो भी कार्यक्रम आएगा उसके बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। इसीलिए करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीलिम्स में। तो आप कोई भी पेपर पढ़ें, चाहे आप दैनिक भास्कर ही क्यों ना पढ़ें, मैं तो कहता हूं, लेकिन आप पेपर जरूर पढ़ें, है ना, बहुत सारी चीजें आपको उससे पता चल जाएंगी। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों के बारे में। मतलब अब मैं आपको जितने भी कार्यक्रम पढ़ाने वाला हूं, जितने भी कार्यक्रम बताने वाला हूं, याद रखिएगा, ये जो कार्यक्रम है इनमें मेन चीजों पे हमको फोकस करना है। और इस तरह से मैं आपकी एक समझ विकसित करता चलूंगा कि आपको इस कार्यक्रम में क्या क्या पढ़ना होता है। हालांकि ये मेंस की विषय वस्तु थी, मेंस में कभी ये चीज आया करती थी, लेकिन आजकल ये प्रीलिम्स में भी इनको डाला है तो वन लाइनर फैक्ट ही पूछेंगे। तो मैं जो ओवरऑल समरी है वो आपके सामने साझा करता हूं, आप देखिएगा क्या क्या चीजें आपको पता थी। जब भी हम कभी किसी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे या कभी किसी कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसके बारे में बताती है, तो सबसे पहले आपको उस डिसीज के बारे में पता होना चाहिए। मतलब सरकार के किसी भी कार्यक्रम के बारे में आपको बाद में पता होना चाहिए, पहले वो डिसीज किससे होती है, किस कारण से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया रोग की। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। मतलब मलेरिया को फैलाने में, मलेरिया के वाहक में मादा एनाफिलीज मच्छर का रोल है। साल 1897 में जब रोनाल्ड रॉस ने यह बात बताई पूरी दुनिया को कि मच्छरों के कारण व्यक्ति मरते हैं, तो सब लोगों ने इसको जोक समझकर काफी हंसा।
लेकिन जल्दी ही रोनाल्ड रॉस ने अगले कुछ न्यूज़पेपर की स्क्रिप्ट में ये चीज एक्सपेरिमेंट के साथ में, रियलिटी के साथ में बताई कि मलेरिया की सबसे घातक अवस्था स्पोरोजाइट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मलेरिया जो है इसमें परजीवी जो है, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है, ये मादा एनोफिलिस मच्छर के डंक के जरिए एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर संचरित होता है। मतलब यदि आपको मलेरिया है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम की संख्या बहुत ज्यादा है, और प्लाज्मोडियम परजीवी जब मरेंगे आपके शरीर के अंदर रक्त में, तब आप मलेरिया से फ्री हो पाएंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने नहीं की थी, लेबरन ने की थी। और मलेरिया शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल मैकुलाच ने किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं मुद्दे की चीज की तरफ कि ये कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ। तो यदि आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया है, क्या चीज बहुत अच्छे से पता चल गई है कि पंडित नेहरू जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, उन्होंने साल 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? क्योंकि साल 1950 के दशक में डीडीटी खोजी पॉल मुलर ने। डीडीटी एक ऐसी रासायनिक दवा है जो कीटों को नष्ट करती है। यहाँ कीटों का मतलब जिनके 6 पैर होते हैं, और 6 पैर वाले जीव हैं मच्छर और मक्खी। तो याद करिए, मलेरिया के केस में कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो जब इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज पता चली कि मच्छर मारने वाली दवाई डीडीटी जो है वो पॉल मुलर के द्वारा बना दी गई है और वो इसको दुनिया के देशों में बेच भी रहे हैं, तो इंडिया ने डीडीटी की बड़ी खेप खरीदी साल 1953 से, और जगह जगह छिड़कना उसको शुरू किया। कहाँ? जहाँ गंदा पानी भर जाता था, क्योंकि मच्छर मक्खी हमेशा गंदे पानी में ही पनपते हैं। जो पानी ठहर जाता है वहीं हमेशा मच्छर और मक्खी के आपको अंडे, लार्वा ऊपरी सतह पर दिखेंगे। जैसे ही डीडीटी को छिड़का गया, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में, पाया गया कि मलेरिया के मामलों में बड़ी तेजी से कमी आई। मलेरिया के मामलों में बड़े तेजी से कमी इसलिए आई क्योंकि जो मच्छर और मक्खी के लार्वा थे वो डीडीटी के प्रभाव में आते ही डूब जाते थे, और जैसे ही डीडीटी के प्रभाव में आने से पानी के अंदर ही लार्वा डूब जाएंगे तो वो श्वास नहीं ले पाएंगे, और श्वास नहीं ले पाएंगे का मतलब सीधा सीधा है कि मच्छर शुरुआती अवस्था में ही, लार्वल अवस्था में ही मर गया। तो डीडीटी के प्रयोग से अभूतपूर्व मलेरिया के मामलों में कमी दर्ज की गई, और गवर्नमेंट को लगा कि क्यों ना अब कुछ ही समय में मलेरिया को पूरी दुनिया से खत्म करने का टाइम आ चला है। बस 5 साल बाद, तो 53 + 5 = 1958, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में हमको प्लाज्मोडियम को नष्ट करना था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लाज्मोडियम परजीवी एक कोशिकीय जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, साधारण आंखों से नहीं दिखते हैं। तो जनरली इनको समाप्त करना उतना दुष्कर है, उतना मुश्किल है। तो इसी वजह से आपको ये चीज जो है वो याद रखनी पड़ेगी। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कार्यक्रम कब चला? आंसर है 1958 में, लेकिन इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। फाइनल में साल 2000, अच्छा इसी दौरान साल 2004 में मलेरिया के मामलों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय वाहक जनित रोग कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज, 2004 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और 2004 में शुरू हुए नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज प्रोग्राम का मकसद है कि जितने भी कीटों के जरिए बीमारियां फैलती हैं, मच्छर और मक्खियों के जरिए जो बीमारियां फैलती हैं, उन पर लगाम लगाना इसका मकसद था। तो इसने भी, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीजेस ने भी बताया कि हम BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे गैमेक्सिन कहते हैं, के प्रयोग के जरिए मच्छर और मक्खियों के नंबर पे लगाम लगा सकते हैं। इसी तरह से गंदे जल में जहां मच्छर और मक्खियों का नंबर ज्यादा है, तो गेम्बूशिया मछली, जो कि मच्छर और मक्खियों के लार्वा को खा के समाप्त कर देगी, मच्छर और मक्खियों के
जो अंडे हैं उनको खा के पानी को स्वच्छ कर देगी। तो इसलिए गैम्बूशिया मछली को हम कहते हैं लार्वा भक्षक मछली, क्योंकि मच्छर मक्खियों के लार्वा खाती है और लार्वा खाकर मच्छर मक्खियों को समाप्त कर देती है, इसलिए इसको कीट भक्षक मछली भी कहते हैं। और स्वच्छ जल की मछली इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा ये स्वच्छ पानी में ही रहना पसंद करती है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मलेरिया के जैविक नियंत्रण में, यहाँ जैविक नियंत्रण से मतलब है सजीवों का उपयोग करके उस बीमारी को दूर करना। मलेरिया के जैविक नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, उपयोग किया जाता है गैम्बूशिया का। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं कि बीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है, गैम्बूशिया का उपयोग किसमें किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आपने शायद सुना होगा कि गुड नाइट एडवांस आप लोग घरों में यूज करते होंगे, या आप लोग निश्चित रूप में फास्ट कार्ड यूज करते होंगे। तो गुड नाइट एडवांस या फास्ट कार्ड जब आप लोग यूज करते होंगे तो आप पाते होंगे कि फास्ट कार्ड में ऐसा कौन सा कंटेंट होता है जिसके कारण मच्छर मर जाते हैं, या जो क्रीम मार्केट में चल रही है, जो मैट मार्केट में चल रहे हैं, उसके धुएं के कांटेक्ट में आने पर मच्छर मर जाते हैं। उनमें डाला जाता है एलेथ्रिन, याद रखिएगा। लेकिन मच्छर भगाने वाली क्रीम में या मच्छर भगाने वाली कॉइलों में जो चीज डाली जाती है उसको कहा जाता है दरअसल में पायरेथ्रम। और ये पायरेथ्रम नीम से प्राप्त होता था, पायरेथ्रम गेंदे के पुष्प को सुखाने से प्राप्त होता था। कहने का सीधा सा मतलब है कि पायरेथ्रम वो औषधि है जिससे मच्छर भाग जाते थे। तो याद करो, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, पायरेथ्रम यूज करते थे। लेकिन आज के समय पे मच्छर मर जाता है तो हम क्या यूज करते हैं? एलेथ्रिन यूज करते हैं। मतलब मच्छर मारने वाली दवाओं में एलेथ्रिन यूज होता है और मच्छर भगाने वाली दवाओं में क्या यूज होता है? पायरेथ्रम यूज होता है। इसी तरह से 12 अप्रैल 2005 में एनएचएम की शुरुआत की गई थी। एनएचएम में एक जवाबदारी और सौंपी गई थी एनएचएम को, नेशनल हेल्थ मिशन को, कि मलेरिया के मामलों पर नियंत्रण भी आपको करना है। मतलब जगह जगह पर बीएचसी, गैम्बूशिया जैसी चीजों को डालकर मलेरिया के मामलों में आपको क्या करना है? कमी जरूर लाना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब चलते हैं इसके जस्ट बाद में, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं? अच्छे से देख लीजिए, 20 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने ही इस पर्टिकुलर डे 1897 में बतलाया था कि मच्छरों में मादा एनाफिलीज जो है इसके प्रयोग से, मच्छरों में मादा एनाफ्लीस के प्रयोग से, याद रखिए क्या बोल रहा हूं, कि मलेरिया होता है मतलब मच्छर भी इंसानों की जान लेते हैं। ये बात 20 अगस्त को बताई गई थी रोनाल्ड रॉस के द्वारा न्यूज़पेपर में। तभी से 20 अगस्त को हम विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। मतलब विश्व मच्छर दिवस में मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे जीका होता है, फाइलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है ना, पीला बुखार होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, इनके बारे में मालूमात हो। तो मच्छर से संबंधित बीमारियों के बारे में आपको पता चले, इसलिए दरअसल में ये चीज आई थी। अब यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस हम मनाते हैं। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? ताकि मलेरिया के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता हो, मलेरिया के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें।